मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इलिस्ट्रेशन नंबर 29 तक सॉल्व किया। अब इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको देखिए। देखो इलिस्ट्रेशन 30 को पहले एक बार रीड कीजिए कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2019 राम ड्रॉ और मोहन who is his debtor for rupees 15,000 three bill of exchange, first for rupees 4,000 at 1 month, second for rupees 5,000 at 2 month and third for rupees 6,000 at 3 month। देखो राम ने मोहन के ऊपर जो कि उसका डेटर था 15,000 था, तीन अलग अलग बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे गए हैं 4,000, 5,000, 6,000 का रेस्पेक्टिवली फॉर 1 month, 2 month एंड 3 month। आगे कह रहे कि 10th of January 2019 Ram endorsed the first bill to his creditor Sohan in full settlement of his account of rupees 4,120। 10th of January 2019 को राम ने फर्स्ट बिल अपने क्रेडिटर सोहन को एंडोर्स कर दिया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 4,120 रुपीस के अकाउंट की फुल सेटलमेंट। And this bill was duly met on maturity और maturity के ऊपर इस बिल की पेमेंट हुई। On 20th of January 2019, the second bill was discounted from the bank for rupees 4,850। सेकेंड बिल को 4,850 रुपीस में बैंक से डिस्काउंटेड करवाया गया। This bill was dishonored on due date and bank paid 40 rupees as noting charges। ड्यू डेट के ऊपर ये बिल डिसऑर्डर्ड हो गया, जिसके ऊपर बैंक वालों ने 40 रुपीस का नोटिंग चार्जेस भी पे किया। और मोहन से रिक्वेस्ट राम ड्रॉ ए फोर्थ बिल ऑन मोहन फॉर 2 मंथ फॉर द अमाउंट ड्यू प्लस 200 एज इंटरेस्ट। थर्ड बिल वाज पेड अंडर ए रिबेट ऑफ 15% पर एनम 1 मंथ बिफोर मैच्योरिटी। और थर्ड बिल की मैच्योरिटी से 1 मंथ बिफोर, एक महीने पहले अंडर ए रिबेट ऑफ 15% उसको रिटायर्ड किया गया, उसकी पेमेंट की गई। द फोर्थ बिल वाज सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑन 4th of May 2019 एंड वाज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी। फोर्थ जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो बैंक में कलेक्शंस के लिए भेजा गया 4th of May को, जिसकी ड्यू डेट पे पेमेंट हो। पास जनरल एंट्री इन बुक्स ऑफ राम, मोहन एंड सोहन। देखो राम, मोहन और सोहन की बुक्स में जर्नल एंट्री करने के लिए कहा जा रहा है। क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू लेंथ बड़ा क्वेश्चन लग रहा है और उसमें लगभग हर प्रकार का ट्रीटमेंट आ रहा है। लेकिन अगर आप स्टेप टू स्टेप चलोगे, एक एक पैराग्राफ, एक एक लाइन के अकॉर्डिंग एंट्री करोगे तो 1% की दिक्कत नहीं आएगी। देखो सबसे पहले इन बुक्स ऑफ रा, आप लोग जर्नल कीजिए इन बुक्स ऑफ रा। इन बुक्स ऑफ रा सबसे पहले राम की बुक्स में जर्नल एंट्री पास कीजिए, फॉर्मेट आप लोग बना लीजिएगा। देखो डियर, सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है कि on 1st of January 2019 राम ड्रॉज three bill of exchange on मोहन which were accepted by मोहन। देखो राम मोहन के 15,000 रुपीस मांगता था, उसने मोहन के ऊपर तीन अलग अलग बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे, तीनों को मोहन ने एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब ये हुआ कि राम को मोहन से तीन अलग अलग एक्सेप्टेंस मिल रही है, BR1, BR सेकंड और BR थर्ड। 1st of January 2019 को 2019 1st of January राम को तीन अलग अलग एक्सेप्टेंस मिल रही है, तो राम अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा? BR1 अकाउंट डेबिट, BR सेकंड अकाउंट डेबिट, BR थर्ड अकाउंट डेबिट टू मोहन। BR फर्स्ट कितने का था? 4,000, सेकंड था 5,000 और थर्ड एक्सेप्टेंस कितने की थी? 6,000। टोटल तीनों एक्सेप्टेंस मिलाकर कितने की हो गई? 15,000 रुपीस की। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम मोहन। भाई मोहन से आपको एक्सेप्टेंस मिल गई, ठीक है। अब ये कहता है कि जैसे मोहन से आपको तीन अलग अलग एक्सेप्टेंस मिल गई, BR1, BR2 और BR थर्ड।
अब आप ये देखो कि पहले तो अपने हिसाब से ये कैलकुलेट करो कि इन एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट कब आनी थी। पहली जो एक्सेप्टेंस थी वो 1 मंथ के लिए थी, तो जनवरी से 1 मंथ फर्स्ट ऑफ फेब में 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करोगे 4th ऑफ फेब। सेकंड 2 मंथ के लिए था 4th ऑफ मार्च और थर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज 3 मंथ के लिए था 4th ऑफ अप्रैल। इनकी जो मैच्योरिटी डेट आनी थी वो इनकी आनी थी 4th ऑफ फेब, 4th ऑफ मार्च और 4th ऑफ अप्रैल। अब देखो राम ने इन एक्सेप्टेंस का क्या किया, तो इसने कहा कि on 10th of January 2019 Ram entrust the first bill to his creditor Sohan in full settlement of 4120। राम ने पहला बिल अपने क्रेडिटर सोहन को दे दिया 4120 रुपीस की फुल सेटलमेंट में। सोहन उसके 4120 रुपीस मांगता था जिसकी सेटलमेंट के रूप में फर्स्ट बीआर किया। तो देखो जब सोहन को बिल ऑफ एक्सचेंज दोगे 10th ऑफ जनवरी को, 10th ऑफ जनवरी को आप सोहन को बीआर फर्स्ट दे रहे हो, सोहन तो हो गया रिसीवर डेबिट, बीआर आपके पास से जा रहा है क्रेडिट। अच्छा बीआर आप कितने का दे रहे हो 4120 का, जबकि सोहन आपके पैसे कितने मांगता था, बीआर कितने का दे रहे हो 4000 का, सोहन पैसे कितने मांगता था 4120। फुल सेटलमेंट में बीआर दे रहे हो तो 120 का सोहन से क्या मिल रहा है डिस्काउंट। तो आपकी बुक पे एंट्री क्या होगी, सोहन को एक्सेप्टेंस एंडोर्स कर रहे हो, सोहन डेबिट टू बीआर फर्स्ट अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सोहन का हिसाब क्लियर होगा 4120 से, बीआर फर्स्ट आपके पास से कितने का जा रहा है 4000, डिस्काउंट रिसीव कितने का हो गया 120 रुपीस का। ठीक है, कितने का डिस्काउंट हो गया 120 रुपीस। ठीक है बेटा क्लियर। अच्छा ये कह रहे हैं कि दिस बिल वाज ड्यूली मेट ऑन मैच्योरिटी, भाई मैच्योरिटी डेट के ऊपर इस बिल की पेमेंट होगी। अगर मैच्योरिटी डेट के ऊपर पेमेंट हो जाती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब आती है, प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब पेमेंट नहीं होती। फिलहाल इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मैच्योरिटी डेट के ऊपर इस बिल की पेमेंट हो गई तो हमारी अटैक खत्म हो गई। क्लियर है बात, ठीक। अच्छा फिर उसके बाद उसने क्या किया कि जो सेकंड बिल था वो 4850 रुपीस में बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया। जो सेकंड बिल था वो 5000 रुपीस का था, हालांकि उसकी मैच्योरिटी डेट 4th ऑफ मार्च आनी थी, लेकिन 20th ऑफ जनवरी को ही राम ने वो एक्सेप्टेंस बैंक से 4850 रुपीस में डिस्काउंटेड करवाई। 5000 की एक्सेप्टेंस थी, बैंक से डिस्काउंटेड कितने में करवा रहे हो 4850 में, तो 150 रुपीस का क्या हो जाएगा डिस्काउंट। 4850 में डिस्काउंटेड करवाओगे, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक की जो रिसीवर डेबिट, डिस्काउंट आप अलाउड कर रहे हो, डिस्काउंट खर्चे हैं क्या करोगे डेबिट, बीआर आपके पास से ज्यादा है, बीआर को क्या करोगे क्रेडिट। 20th ऑफ जनवरी को बैंक से डिस्काउंटेड करवाओगे, एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीआर सेकंड अकाउंट। बैंक में कितना पैसा 4850, डिस्काउंट कितने का हो गया 150, बीआर कितने का था 5000 रुपीस का। यहां पे नरेशन में लिख देंगे सेकंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम मोहन डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, यानी कि सेकंड एक्सेप्टेंस को आपने बैंक से क्या करवा लिया डिस्काउंट। अब ये कह रहे हैं कि ड्यू डेट के ऊपर ये बिल डिसऑनर्ड हो, भाई सेकंड एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट 4th ऑफ मार्च आ रही थी, 4th ऑफ मार्च को ये बिल क्या हो गया डिसऑनर्ड, और बैंक ने उसके ऊपर 40 रुपीस सॉरी कितना 40 रुपीस आई थिंक 40 है, बैंक ने उसके ऊपर 40 रुपीस का नोटिंग चार्ज भी पे किया। तो देखो जैसे ये बिल डिसऑनर्ड होगा तुरंत बैंक आपसे पैसा मांगेगा और आप ये पैसा किससे मांगोगे मोहन से। अच्छा दूसरी बात 4th ऑफ मार्च को ये बिल डिसऑनर्ड हो रहा है, क्या उससे पहले क्वेश्चन में कोई अदर ट्रांजैक्शन है चेक करो। भाई जो थर्ड बिल था उसके बारे में कहा गया था कि 1 मंथ बिफोर द मैच्योरिटी इट वाज रिटायर्ड, इसकी पेमेंट होगी थी, उसकी मैच्योरिटी डेट आ रही थी 4th ऑफ अप्रैल, उससे 1 मंथ पहले यानी कि 4th ऑफ मार्च को उसकी पेमेंट हो रही है।
तो वो ट्रांजेक्शन भी 4th ऑफ मार्च को है, ये डिसऑनर भी 4th ऑफ मार्च को है, तो पहले तो इसी का लेन देन कर लो, उसके बारे में बाद में बात कर लेंगे। तो देखो 4th ऑफ मार्च को ये बिल डिसऑनर्ड हो गया। जैसे ही बिल डिसऑनर्ड होगा बैंक आपसे पैसा मांगेगा, कितना 5000, तो ये और 40 रुपीज जो बैंक ने दे दिया, यानी कि बैंक टोटल कितने पैसे मांगेगा 5040, और आप 5040 रुपीज किससे लोगे, मोहन से। मोहन से पैसा लेना है, बैंक को पैसा देना है। 4th ऑफ मार्च को क्या एंट्री होगी, मोहन डेबिट टू बैंक अकाउंट 5040 रुपीज। नरेशन में लिखते हैं ना, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक डिसऑनर्ड ऑन मैच्योरिटी। भाई जो बिल बैंक से डिस्काउंटेड करवाया था वो मैच्योरिटी पे क्या हो गया, डिसऑनर्ड। ठीक है, अब आगे कहते हैं कि उसी दिन ऑन द सेम डे ऑन मोहन्स रिक्वेस्ट राम एग्री टू गिव या राइट अनदर बिल ऑफ एक्सचेंज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 200। भाई उसी दिन मोहन ने रिक्वेस्ट की कि जी आप हमसे एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज ले लो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ 200 रुपीस के इंटरेस्ट से। तो आप ये देखो कि आप मोहन से 200 रुपीस के इंटरेस्ट से एक नई एक्सेप्टेंस लेना चाहोगे, तो उसके लिए सबसे पहले तो मोहन के ऊपर 200 रुपीस का इंटरेस्ट ड्यू करो। तो मोहन से भी 200 रुपीस का इंटरेस्ट लेना होगा, कैश में नहीं दे रहा, वो नए बिल के अमाउंट के साथ इसको ऐड करेगा। मोहन के ऊपर पहले 200 रुपीस का इंटरेस्ट ड्यू करो, एंट्री क्या बनेगी, मोहन से इंटरेस्ट लेना है, इंटरेस्ट राम के लिए इनकम है, क्रेडिट, मोहन से वो पैसा लेना है, मोहन को क्या करेगा, डेबिट। तो यहां पे एंट्री हो जाएगी मोहन डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, मोहन डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 200 रुपीस। नरेशन में लिख देना इंटरेस्ट ड्यू ऑन मोहन, मोहन के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू किया गया। ठीक है भाई, मोहन के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू हो गया। अब मोहन से इंटरेस्ट ड्यू होने के बाद राम क्या कर रहा है, मोहन से एक नई एक्सेप्टेंस ले रहा है, 4th बिल ऑफ एक्सचेंज ले रहा है। कितने का, भाई 5040 रुपीस तो पहले मांगता था, 200 रुपीस का क्या ड्यू हो गया था, इंटरेस्ट। यानी कि आज की डेट में राम को मोहन से 5240 रुपीस लेने, इस 5240 रुपीस के अगेंस्ट राम मोहन से एक नई एक्सेप्टेंस रिसीव कर रहा है। तो राम अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, नया बीआर आ रहा है, बीआर 4th नंबर का, बीआर 4 अकाउंट डेबिट टू राम। 4th ऑफ मार्च को ही नई एक्सेप्टेंस मिल रही है, बीआर 4th अकाउंट डेबिट टू मोहन, बीआर 4th अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मोहन से कितने की एक्सेप्टेंस मिल रही है, 5240। यहां पे नरेशन में लिख देंगे न्यू एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम मोहन। ठीक, अब आगे कह रहा था कि ये जो 4th एक्सेप्टेंस है ये बैंक में कलेक्शन के लिए भेजी, जिसकी पेमेंट मिली। लेकिन देखो कलेक्शंस के लिए तो आप बाद में भेजोगे, भाई कलेक्शंस के लिए तो बाद में भेजोगे, उससे पहले और कोई ट्रांजैक्शन। देखो सेकंड बिल ऑफ एक्सचेंज तक का ट्रीटमेंट हो गया था, बात बच रही थी थर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज की। जो थर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज है उसकी मैच्योरिटी डेट 4th ऑफ मई आनी थी, लेकिन राम मोहन ने क्या किया, 1 मंथ बिफोर, एक महीने पहले थर्ड बिल ऑफ एक्सेप्टेंस की पेमेंट कर दी एट ए रिबेट ऑफ 15% पर एनम। तो कितने की पेमेंट को करेगा, बेटा थर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज 6000 का है, कितने का है, 6000 के ऊपर डिस्काउंट या रिबेट कितने की कटेगी, 15%। लेकिन कितने मंथ के लिए, भाई उसने कितने दिन पहले पेमेंट की है, 1 मंथ बिफोर, तो 1 मंथ की इसके ऊपर क्या कटेगी, रिबेट, कितनी हो जाएगी, 5/4 75 रुपीस। बेटा कितने की रिबेट बनेगी, 75 रुपीस की। अब आप ये देखो कि ये जो थर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज था, ये थर्ड बिल ऑफ एक्सचेंज 6000 रुपीस का था, जिसकी मैच्योरिटी डेट 4th ऑफ मई आनी थी। लेकिन मोहन ने 1 मंथ बिफोर, एक महीने पहले इस बिल की पेमेंट कर दी अंडर ए रिबेट ऑफ 75। तो जब आपको पेमेंट मिलेगी तो एंट्री क्या होगी, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, 75 रुपीस की रिबेट अलाउड कर रहे हो,
रिबेट को क्या करोगे, डेबिट, खर्चा है। और बीआर का पैसा आ रहा है, बीआर थर्ड का पैसा आ रहा है, तो बीआर थर्ड को क्या करोगे, क्रेडिट। देखो जब इस बिल की पेमेंट होगी किस डेट को, 4 मार्च को, 4 मार्च को राम अपनी बुक्स में एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अकाउंट डेबिट टू बीआर थर्ड। बैंक में कितना पैसा, 5925, रिबेट 75 और बीआर थर्ड कितने का था, 6000 रुपीस का। यहां पे लिखेंगे थर्ड एक्सेप्टेंस रिटायर्ड बाय मोहन बिफोर मैच्योरिटी। भाई मोहन ने थर्ड एक्सेप्टेंस को मैच्योरिटी डेट से पहले रिटायर किया, यानी कि उसकी पेमेंट हुई। ठीक है भाई, क्लियर, ये हो गया। अब उसके बाद देखो फर्स्ट एक्सेप्टेंस, सेकंड एक्सेप्टेंस, थर्ड एक्सेप्टेंस तीनों का हो चुका। अब बात करते हैं फोर्थ एक्सेप्टेंस की। आपको 4 मार्च को मोहन से एक 4th नंबर की एक्सेप्टेंस मिली, ठीक है। इस एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट कब आनी थी, 1 मंथ के लिए मिली थी, यानी कि 4 मार्च को मिली थी। कितने टाइम पीरियड के लिए, 2 मंथ्स के लिए। कितने मंथ्स के लिए, 2 मंथ। तो देखो बेटा इसकी मैच्योरिटी डेट कब आनी थी भाई, 4 मार्च को एक्सेप्टेंस मिली थी, अप्रैल मई, 4 मई और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 7 मई। फोर्थ एक्सेप्टेंस की पेमेंट 7 मई को होनी, लेकिन राम ने क्या किया कि 4 मई को वो एक्सेप्टेंस बैंक में भेज दी, डिस्काउंटिंग नहीं करवा रहा, बैंक वालों को दे रहा है कलेक्शन होने के, कलेक्शन पर्पस से उसने बैंक को दी। तो जब आप ये वाली एक्सेप्टेंस बैंक में कलेक्शंस के लिए भेजोगे, तो मैंने आपको बताया था जब एक्सेप्टेंस को बैंक में कलेक्शंस के लिए देते हैं तो उसके बदले में बैंक हमें एक दूसरा डॉक्यूमेंट देता है जिसका नाम होता है बिल फॉर कलेक्शन। 4 मई को आप बैंक में कलेक्शंस के लिए भेजो, एंट्री क्या होगी, बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बीआर फोर्थ अकाउंट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन या बिल्स रिसीवेबल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। भाई बीआर को बैंक वालों के पास भेजा गया कलेक्शन पर्पस, ठीक है। अब ये कहता है कि मैच्योरिटी डेट के ऊपर इसकी पेमेंट होगी। तो देखो सीधी सी बात है, इस बिल की मैच्योरिटी डेट के ऊपर पेमेंट हो रही है, तो 7 तारीख को जब इसकी मैच्योरिटी डेट आएगी तो बैंक हमें इंटीमेट करेगा कि जी जो बिल ऑफ एक्सचेंज हमें कलेक्शंस के लिए दिया गया था उसकी पेमेंट हमारे पास आ गई है। 7 मई को आपको पेमेंट मिलेगी, एंट्री क्या करोगे, किस चीज का पैसा मिलेगा, बिल फॉर कलेक्शन का। कैश में मिलेगा या बैंक के थ्रू मिलेगा, अनडाउटली मैंने बताया था बैंक के थ्रू मिलेगा। तो बैंक को तो क्या कर देंगे, डेबिट, बिल फॉर कलेक्शन को क्या करोगे, क्रेडिट। तो जब आपको पेमेंट मिलेगी तो आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल फॉर कलेक्शन। बैंक से कितना पैसा मिल गया, 5240 रुपीस। पेमेंट रिसीव्ड फॉर बिल फॉर कलेक्शन, बिल फॉर कलेक्शन के अगेंस्ट क्या मिल गई, पेमेंट। ठीक है बेटा, ये तो हो गई जर्नल इन बुक्स ऑफ राम, राम की बुक्स में जर्नल है। अब बात करें इन बुक्स ऑफ मोहन। जर्नल इन बुक्स ऑफ मोहन, मोहन की बुक्स में एंट्री करो। देखो बेटा, सबसे पहले ये कहता है कि राम ने अपने डेटर मोहन के ऊपर 3 बिल ऑफ एक्सचेंज लिखे थे जिनको मोहन ने एक्सेप्ट किया। अगर हम मोहन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम ये कहेंगे कि मोहन गिव्स 3 एक्सेप्टेंस टू राम। भाई मोहन राम को 3 अलग-अलग एक्सेप्टेंस दे रहे हैं, तो मोहन जब राम को एक्सेप्टेंस देगा तो राम तो एक रिसीवर है, क्या करोगे, डेबिट। BP1, BP2 और BP3 आपके पास से ज्यादा आपकी लायबिलिटी जनरेट कर रहा है, तो BP1, 2 और 3 को क्या करोगे, क्रेडिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी, भाई आप राम को एक्सेप्टेंस दे रहे हो, किस डेट को, 2019 1 जनवरी।
मोहन ने राम को 3 अलग अलग एक्सेप्टेंस दी है, तो एंट्री होगी राम डेबिट टू बिल्स पेबल फर्स्ट अकाउंट टू बिल्स पेबल सेकेंड अकाउंट टू बिल्स पेबल थर्ड अकाउंट। राम का हिसाब कितने से क्लियर? 15,000। फर्स्ट एक्सेप्टेंस 4,000 की, सेकेंड एक्सेप्टेंस 5,000 की, थर्ड एक्सेप्टेंस 6,000 की। ठीक है, नरेशन में क्या लिखोगे? एक्सेप्टेंस गिवन टू राम। भाई राम को एक्सेप्टेंस दी। ठीक है, अब आप देखो कि राम उन एक्सेप्टेंस का क्या करता है, इस बात से मोहन को कोई मतलब नहीं। भाई जैसे राम ने एक्सेप्टेंस अपने क्रेडिटर सोहन को दी, मोहन को कोई मतलब नहीं। राम ने उस एक्सेप्टेंस को बैंक से डिस्काउंटेड करवाया, मोहन को कोई मतलब नहीं। मोहन तो क्या करेगा? मैच्योरिटी डेट आती जाएगी, या तो पेमेंट करेगा या डिसऑनर करेगा। अब जैसे पहली एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट 1 मंथ आफ्टर थी, भाई 1 महीने के बाद की थी, तो 1 मंथ के बाद आप काउंट करो कि पहली एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट कब आ रही थी? 4th ऑफ फेब। भाई 1st ऑफ फेब और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 4th ऑफ फेब। फर्स्ट एक्सेप्टेंस की राम ने मैच्योरिटी डेट के ऊपर क्या कर दी थी? मोहन ने क्या कर दी थी? पेमेंट। तो मैच्योरिटी डेट के ऊपर यानी कि 4th ऑफ फेब को वो फर्स्ट एक्सेप्टेंस की पेमेंट करेगा, फर्स्ट बीपी की पेमेंट करेगा। तो मोहन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? BP1 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। BP1 अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 4,000 पेमेंट मेड फॉर फर्स्ट एक्सेप्टेंस। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट कब आ रही थी? 4th ऑफ मार्च। ठीक है, कब आ रही थी? 4th ऑफ मार्च। अच्छा, सेकंड एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट के ऊपर मोहन इस एक्सेप्टेंस की पेमेंट नहीं कर पा रहा, यानी कि ये एक्सेप्टेंस क्या हो गई? डिसऑनर्ड। जैसे ही डिसऑनर्ड होगी, राम उसके दोबारा पैसा मांगना स्टार्ट करेगा। कितना? 5,000 रुपीज तो बीपी के और 40 रुपीज नोटिंग चार्ज के। तो उसको दोबारा से राम को पैसा देना है 5,040 रुपीज, 5,000 रुपीज बीपी के, 40 रुपीज नोटिंग चार्जेस के। तो वो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? 4th ऑफ फेब को बीपी सेकेंड अकाउंट डेबिट 40 रुपीज नोटिंग चार्ज के देने हैं, नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू राम। बीपी सेकेंड अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू राम। बिल्स पेबल कितने का था? 5,000 का। नोटिंग चार्ज कितने का है? 40 रुपीज। और राम को टोटल कितने पैसे देने हैं? 5,240। यहां पे लिखेंगे सेकंड एक्सेप्टेंस डिसऑनर और मैच्योरिटी, सॉरी 5,040। यहां पे लिखेंगे सेकंड एक्सेप्टेंस डिसऑनर और मैच्योरिटी। ठीक है, अब इस एक्सेप्टेंस के अगेंस्ट क्या किया गया? भाई मोहन ने राम से रिक्वेस्ट की कि भाई आप एक नई एक्सेप्टेंस ले लो अलोंग विद द इंटरेस्ट ऑफ 200, जिसके लिए राम एग्री हो गया। अब आप राम को नई एक्सेप्टेंस दोगे, उससे पहले राम आपसे 200 रुपीज का क्या लेगा? इंटरेस्ट। हालांकि वो कैश में नहीं ले रहा, वो इंटरेस्ट भी नई एक्सेप्टेंस के साथ ऐड हो जाएगी। लेकिन सबसे पहले राम की तरफ 200 रुपीज का इंटरेस्ट तो आपको ड्यू करके दिखाना पड़ेगा। तो 200 रुपीज का आपको राम को इंटरेस्ट देना है 4th ऑफ मार्च को। बेटा यहाँ पे डेट आ रही है 4th ऑफ मार्च। 4th ऑफ मार्च को आपको राम को 200 रुपीज का इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट मोहन के लिए एक्सपेंस है, क्या करेगा? डेबिट। ये पैसा राम को देना है, तो राम को क्या करेंगे? क्रेडिट। अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू राम। कितने का इंटरेस्ट देना है? 200 रुपीज का। यहां पे लिखेंगे इंटरेस्ट चार्ज बाय राम। भाई राम ने हमारे ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया। ठीक है, अब इस इंटरेस्ट से राम टोटल कितने पैसे मांगता था? 5,240 रुपीज मांगता है।
5240 रुपीस के अगेंस्ट हमने राम को क्या दे दी, नई एक्सेप्टेंस दे दी, 4th नंबर की एक्सेप्टेंस दे रहे। राम को जब एक्सेप्टेंस देंगे तो क्या एंट्री होगी, राम तो एक रिसीवर है, डेबिट। एक्सेप्टेंस आपके लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी को क्या करते हैं, क्रेडिट। 4 मार्च को राम को नई एक्सेप्टेंस देंगे, एंट्री क्या बनेगी, राम डेबिट टू बीपी 4th अकाउंट। कितने की एक्सेप्टेंस, 5240 रुपीस। कितने की एक्सेप्टेंस, 5240 की। या लिख देंगे न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू राम, न्यू एक्सेप्टेंस गिवन टू राम। भाई अपने राम को नई एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक। अब क्या हुआ कि मैच्योरिटी डेट के ऊपर इस एक्सेप्टेंस की पेमेंट होगी, लेकिन इस एक्सेप्टेंस की पेमेंट तो आप बाद में करोगे, उससे पहले थर्ड एक्सेप्टेंस की डेट आ जाएगी। भाई इसकी मैच्योरिटी डेट तो कब आनी है, 7 मई आनी है, लेकिन उससे पहले 4 मई को थर्ड एक्सेप्टेंस की पेमेंट होनी थी। लेकिन मोहन ने क्या किया कि थर्ड एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट से 1 महीने पहले, 1 मंथ बिफोर, यानी कि 4 मार्च को ही ये जो थर्ड एक्सेप्टेंस थी इसकी पेमेंट कर दी अंडर ए रिबेट ऑफ 15% पर एनम। रिबेट का अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था, कितने की रिबेट आ रही थी, 75। 6000 रुपीस की एक्सेप्टेंस थी, जिसकी 75 रुपीस रिबेट के ऊपर पेमेंट की जा रही है। तो वो अपनी इस थर्ड एक्सेप्टेंस की पेमेंट करेगा, तो क्या एंट्री हो जाएगी, बीपी थर्ड को तो क्या करोगे, डेबिट। पैसा जा रहा है बैंक को, क्या करोगे, क्रेडिट। 75 रुपीस की रिबेट उसको मिल रही है, इनकम है, क्या करेगा, क्रेडिट। 4 मार्च को ही ये एंट्री करेगा, बिल्स पेबल थर्ड अकाउंट डेबिट। बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहा है, बैंक को क्या करेगा, क्रेडिट टू बैंक अकाउंट। और 75 रुपीस की रिबेट मिल रही है, तो टू रिबेट अकाउंट। बीपी थर्ड उसके पास कितने का था, 6000 का। बैंक से पेमेंट हो रही है 5925, रिबेट कितने की मिल रही है, 75 रुपीस। पेमेंट मेड फॉर एक्सेप्टेंस, थर्ड एक्सेप्टेंस अंडर ए रिबेट, ठीक है बेटा। अच्छा, 3 एक्सेप्टेंस की पेमेंट हो चुकी, बच गई 4th नंबर की एक्सेप्टेंस, सॉरी हाँ 4th नंबर की। 4th नंबर की जो एक्सेप्टेंस आपने राम को दी थी, राम ने ड्यू डेट से पहले उसको बैंक में कलेक्शंस के लिए भेजा। देखो राम कलेक्शंस के लिए भेजे, डिस्काउंटेड करवाए, कुछ भी करे, मोहन को इस बात से कोई मतलब नहीं। मोहन तो केवल और केवल कब बात करेगा, मैच्योरिटी डेट। तो इस 4th एक्सेप्टेंस की मैच्योरिटी डेट कब आनी थी, 7 मई। 7 मई को उसने इस 4th एक्सेप्टेंस की भी क्या कर दी, पेमेंट कर दी। 7 मई को 4th एक्सेप्टेंस की पेमेंट करेगा, क्या एंट्री होगी, बिल्स पेबल 4th अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बिल्स पेबल 4th अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने की एक्सेप्टेंस थी, 5240। पेमेंट मेड फॉर 4th एक्सेप्टेंस। 4th एक्सेप्टेंस की भी क्या की गई, पेमेंट, ठीक है भाई। ये सारी हो गई जर्नल इन बुक्स ऑफ मोहन। एक इन्होंने सोहन की बुक्स में भी एंट्री पूछी थी, उसकी बुक्स में भी कर दो बेटा। स्पेस थोड़ा कम है आप लोगों के पास, जैसे कॉपी रजिस्टर होते हैं तो उसमें स्पेस आपको मिलेगा, नेक्स्ट पेज पे करते जाओ। तो इन बुक्स ऑफ सोहन, इन बुक्स ऑफ सोहन की बुक्स में क्या एंट्री होगी, देखो बेटा सीधी सी बात है, सोहन ने ना कोई परचेज ना कोई सेल कुछ नहीं की थी, वो तो सिंपली राम के पैसा मांगता था। कितना पैसा मांगता था राम के, 4120, जिसके बदले में उसको पहली एक्सेप्टेंस मिल रही है कितने की, 4000। तो वो तो अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, बीआर उसके पास आ रहे, बीआर को क्या करेगा, डेबिट। 120 रुपीस का सोहन डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं, डिस्काउंट अलाउड को क्या करेगा, डेबिट। और राम से एक्सेप्टेंस मिल रही है, राम इज ए गिवर, क्या करेगा, क्रेडिट। तो 10th जून को उसको ये एक्सेप्टेंस कब मिल रही है, 10th जून को क्या एंट्री करेगा,
BR अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम। BR कितने का था 4000, डिस्काउंट 120 और राम से कितने की एक्सेप्टेंस मिल रही, राम का हिसाब कितने से क्लियर हो रहा है 4120। यहां पे लिख देगा वो नरेशन में एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड टू हिम। भाई राम से एक्सेप्टेंस मिली और उस बंदे को क्या अलाउड किया गया डिस्काउंट। ठीक, उसके बाद उसने इस एक्सेप्टेंस को अपने पास रखा, मैच्योरिटी डेट के ऊपर इस एक्सेप्टेंस की क्या मिल गई पेमेंट मिल गई। मैच्योरिटी डेट कब आनी थी फर्स्ट, देखो इसको बीआर कभी भी मिलो लिखा तो ये 1 जनवरी को गया था, 1 जनवरी से लेकर 1 मंथ के लिए 1 फेब और 3 दिन ग्रेस पीरियड के 4 फेब। इसको बेशक से 10 जनवरी को मिलाओ लेकिन मैच्योरिटी डेट तो इसकी 4 फेब ही आनी है। 4 फेब को इस बीआर के अगेंस्ट उसको पैसा मिल रहा है, तो सोहन अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर, बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट 4000 रुपीज। यहां लिख देगा पेमेंट रिसीव्ड फॉर एक्सेप्टेंस। ठीक है, जो एक्सेप्टेंस उसे मिली थी उसके अगेंस्ट क्या मिल गई पेमेंट। तो ये हो गई हमारे पास जर्नल इन बुक्स ऑफ सोहन। क्लियर बेटा? तो देखो डियर यहां पे हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल पोर्शंस खत्म होता है। अब इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक दिया गया है, थ्योरेटिकल पॉइंट है, दैट इज एक्कोमेंडेशंस ऑफ बिल। देखो बेटा एक हमारे पास थ्योरी में एक नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है एक्कोमेंडेशंस ऑफ बिल। देखो ये टॉपिक थ्योरेटिकल पॉइंट में पूछा जा सकता है, एक्कोमेंडेशन। एक्कोमेंडेशंस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज का एक्कोमेंडेशंस हो, ये क्या होता है? देखो बेटा पहले तो इसको नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में समझे, फिर इसको डेफिनेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे। एक्कोमेंडेशंस ऑफ बिल का मतलब होता है कि व्हेन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज गिवन टू ए पार्टी ओनली विद द पर्पस ऑफ म्यूचुअल हेल्प नॉट ड्यू टू एनी ट्रेड ट्रांजैक्शन, इट इज कॉल्ड एक्कोमेंडेशंस ऑफ बिल। यानी कि जब कोई बिल ऑफ एक्सचेंज किसी दूसरी पार्टी को हेल्पिंग नेचर की वजह से या हेल्प करने के पर्पस से दिया जाता है बिना किसी ट्रेड ट्रांजैक्शन के, तो उसको एक्कोमेंडेशंस ऑफ बिल कहा जाता है। ठीक है, समझो ध्यान से। देखो जैसे मान लो आज हमारा एक फ्रेंड है, उसको 1 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट, 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है और वो हमारे पास आता है, हमसे कहता है कि यार मुझे 1 लाख रुपए की पेमेंट चाहिए, आई विल रिटर्न यू द अमाउंट आफ्टर 1 मंथ। मैं आपको 1 महीने बाद या 2 महीने बाद पैसा वापस करूंगा। मान लो वो हमसे 1 लाख रुपए की डिमांड करता है और प्रॉमिस करता है कि आफ्टर 2 मंथ ही विल मेक मी द पेमेंट। अब मान लो वो मेरा फ्रेंड है तो मैं उसकी हेल्प करना चाहता हूं, मेरा फ्रेंड होने की वजह से मैं उस बंदे की हेल्प करना चाहता हूं, लेकिन लेट्स सपोज मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं, फिलहाल मेरी पॉकेट में 1 लाख रुपए नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं? तो देखो ऐसी कंडीशन में आपको पता है कि किसी भी बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक से डिस्काउंटेड करवाया जा सकता है क्योंकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। मैं उस बंदे को सजेस्ट करता हूं कि यार ऐसा करो, मेरे पास कैश तो नहीं है लेकिन आप ऐसा करो कि आप मेरे ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखो 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपीस का क्या लिखो, बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, उसके ऊपर साइन करके आपको दे दूंगा। आप क्या करना कि उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बैंक वालों के पास ले जाना और बैंक से उस बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंटेड करवा लेना। ठीक है भाई, बैंक उसके ऊपर 100 200 300 रुपए जो भी डिस्काउंट का काटेगा, बैंक उसके ऊपर डिस्काउंट काट लेगा और बाकी की पेमेंट आपको कर देगा। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपको पैसा मिल जाएगा, आप उस पैसे को यूज कर लेना। जब 2 महीने के बाद आपके पास पैसे का अरेंजमेंट हो जाए तो आप मुझे वो पैसा कैश में दे देना, मैं उस बैंक के पास जाकर उस बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट कर दूंगा।
तो आप यहाँ पे देखो कि बिना किसी ट्रेड ट्रांजेक्शन के, बिना किसी बिजनेस ट्रांजेक्शन के हुए हम एक पार्टी को ओनली विद द मोटिव ऑफ म्यूचुअल हेल्प, केवल हेल्प करने के पर्पस से एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एकोमेंडेशंस ऑफ बिल। उसे क्या कहा जाता है? एकोमेंडेशंस ऑफ बिल कहा जाता है। यानी कि आप एकोमेंडेशन ऑफ बिल को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज गिवन टू ए पार्टी without any trade transaction, only with the purpose of help, it is called accommodations of bill। यानी कि जब आप किसी पार्टी को, किसी भी बंदे को बिना कोई ट्रेड ट्रांजेक्शन किए हेल्प करने के पर्पस से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज देते हो तो उसको हम एकोमोडेशन ऑफ बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? एकोमोडेशन ऑफ बिल। ठीक है बेटा, तो देखो इसमें ये बताया गया है कि बिल ऑफ एक्सचेंज इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार के बिल ऑफ एक्सचेंज होते हैं। एक होता है ट्रेड बिल, एक होता है एकोमोडेशन बिल। पहले तो बात करें ट्रेड बिल की। ट्रेड बिल मींस दोस बिल ऑफ एक्सचेंज व्हिच आर गिवन इन सेटलमेंट ऑफ ए ट्रेड डेट। यानी कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन के सेटलमेंट के बदले में दिया जाता है उसे तो कहा जाता है ट्रेड बिल। और दूसरा एकोमोडेशन ऑफ बिल, जिसके बारे में मैंने बताया कि व्हेन ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज गिवन टू ए पार्टी ओनली with a motive of mutual help to settle the trade debt, only when a bill of exchange is given to a party only with the helping purpose without any trade transaction, बिना किसी ट्रेड ट्रांजेक्शन के हेल्पिंग पर्पस से जब आप किसी पार्टी को बिल ऑफ एक्सचेंज देते हो तो उसे हम एकोमोडेशंस ऑफ बिल कहते हैं। क्लियर है बात? अच्छा, अगर हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, हालांकि आपके चैप्टर में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं है, अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज हेल्पिंग पर्पस से भी दिया गया है तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सेम ही होगा जैसा आप नॉर्मल या ट्रेड बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई डेफिनेशन? अब आपके पास एक पॉइंट दे रखा है कि डिफरेंस बिटवीन ट्रेड बिल एंड एकोमोडेशन बिल। देखो ट्रेड बिल और एकोमोडेशन बिल में क्या डिफरेंस है? तो देखो सबसे पहले बात करते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, पर्पस क्या है? देखो जैसे ट्रेड बिल का पर्पस होता है टू सेटल द ट्रेड डेट, यानी कि बिजनेस का जो ऋण है, बिजनेस ट्रांजैक्शन की वजह से जो लायबिलिटी क्रिएट हुई है उसको सेटल करना। जबकि एकोमोडेशन बिल का जो ऑब्जेक्ट होता है दैट इज म्यूचुअल हेल्प। तो देखो इसमें ऑब्जेक्ट में कहा गया ट्रेड बिल्स आर ड्रॉन अगेंस्ट ट्रेड ट्रांजैक्शन ऑफ सेल एंड परचेज। भाई जो ट्रेड ट्रांजैक्शन है परचेज या सेल की, उसके अगेंस्ट ट्रेड बिल दिया जाता है। जबकि एकोमोडेशन बिल में कह रहा है कि दिस बिल्स आर ड्रॉन फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल हेल्प। असिस्टेंस बोलते हैं हेल्प को। एकोमोडेशन बिल आर ड्रॉन फॉर फाइनेंशियल हेल्प या फाइनेंशियल असिस्टेंस। सेकंड, कंसीडरेशन। देखो बेटा ट्रेड जो बिल होते हैं ना, दे आर ड्रॉन अगेंस्ट एनी कंसीडरेशन। वो किसी कंसीडरेशन के बदले में इशू किए जाते हैं। आज आपने किसी बंदे से गुड्स खरीदी, उस गुड्स के कंसीडरेशन के बदले में आप ट्रेड बिल इशू करते हो। तो ट्रेड बिल्स आर ड्रॉन अगेंस्ट प्रॉपर कंसीडरेशन, प्रॉपर कंसीडरेशन के बदले में इशू किए जाते हैं। जबकि अगर हम एकोमोडेशन ऑफ बिल की बात करें तो उसमें किसी प्रकार का कोई कंसीडरेशन नहीं होता। तो इसमें कह रहे हैं दिस बिल्स आर ड्रॉन विदाउट कंसीडरेशन, यानी कि जो एकोमोडेशन बिल होते हैं दे आर ड्रॉन विदाउट कंसीडरेशन, बिना कंसीडरेशन के ड्रॉ किए जाते। थर्ड, प्रूफ ऑफ डेब्ट। डेब्ट का प्रूफ। देखो बेटा एक्चुअल में ट्रेड बिल इज ए प्रूफ ऑफ डेब्ट। इसमें जो ड्रॉवी होता है ना वो हमारा डेटर होता है, हम उसके पैसा मांगते। जबकि एकोमोडेशन बिल के केस में कोई डेब्ट का प्रूफ नहीं होता क्योंकि ड्रॉवी इज नॉट ए डेटर। तो ये कह रहे हैं दिस बिल आर प्रूफ ऑफ ए डेब्ट, द ड्रॉवी इज ए डेटर। जबकि एकोमोडेशन बिल में दिस बिल आर नॉट ए प्रूफ ऑफ डेब्ट बिकॉज़ द ड्रॉवी इज नॉट ए डेटर। यानी कि इस केस में जो ड्रॉवी होता है वो हमारा डेटर नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड का मतलब होता है कि भाई ट्रेड बिल के थ्रू जो पैसा मिलता है क्या उसको ड्रॉवर और ड्रॉवी आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? नहीं। लेकिन एकोमोडेशन बिल के केस में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे मान लो
मेरे फ्रेंड को 50,000 की जरूरत है, मुझे 20,000 की जरूरत है, मैं उसको कहूंगा यार तुम एक 70,000 का बिल मेरे ऊपर लिखो, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा, साइन कर दूंगा, तुम डिस्काउंटेड करवाना। डिस्काउंटेड करवाने के बाद जो पैसा मिलेगा उसमें से 50 तुम रख लेना, 20 मुझे दे देना, दोनों का काम सॉल्व हो जाएगा। तो इसमें कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड, यानी कि when the bill of exchange, when the trade bill of exchange is discounted from the bank, the whole amount is retained by the drawer, यानी कि सारा का सारा पैसा कौन रखता है, ड्रॉवर रखता है। लेकिन in case of accommodation of bill, when it is discounted, the amount can be वर्ड यूज करोगे क्योंकि हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करें, जरूरी नहीं, यानी कि द अमाउंट may be or can be distributed between drawer and drawer. Shoot in court, कोर्ट में केस करना। देखो in case of dishonor of trade bill, in case of dishonor of trade bill, we can claim in the court, we can show in the court to the drawer या to the asset। भाई अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम लोग ड्रॉवी के अगेंस्ट लीगल एक्शंस ले सकते हैं, बट इन केस ऑफ एकोमोडेशन ऑफ बिल नो लीगल एक्शंस कैन बी टेकन अगेंस्ट द ड्रॉवी, बट इफ दैट एकोमोडेशन बिल इज गिवन टू ए थर्ड पार्टी कैन टेक द एक्शंस। भाई मान लो मैंने अपने फ्रेंड को म्यूचुअल हेल्प के पर्पस से कोई बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा था, एकोमोडेशन बिल दिया था, लेकिन अगर वो बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो वो मेरे अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता या मैं उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज उठाकर किसी और को दे दिया था तो वो बंदा क्या कर सकता है, केस कर सकता है, थर्ड पार्टी कैन क्लेम। ठीक है बेटा, तो ये एकोमोडेशन ऑफ बिल की बात थी। तो देखो बेटा यहाँ पे ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर कल से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।